हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अर्शद इनाम। और स्वागत है आप लोगों का क्लास 12th की केमिस्ट्री में। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा टॉपिक चला हुआ था, तो इसमें आज ये सेकंड पार्ट है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। So, substances which allow electricity to pass through them are known as conductor, whereas the substances which do not allow electricity to pass through are known as insulators. ठीक है बेटा, तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो कंडक्टर कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होती वो इंसुलेटर कहलाते हैं। कंडक्टर्स को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले दोज कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मेटल, ग्रेफाइट, सर्टेन मिनरल्स एट्सेट्रा। तो इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। उसके बाद नंबर सेकंड टाइप है दोज कंडक्टर्स विच अंडरगो डिकम्पोजिशन when current is passed through them, they are known as electrolytic conductors or electrolytes. For example, जितने भी एसिड्स, बेसिस या सॉल्ट्स होते हैं या फ्यूज सॉल्ट्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आते हैं। जब इनको वाटर में घोला जाता है तो वहाँ पर आयंस प्रोड्यूस होते हैं और मूवमेंट ऑफ आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरह के कंडक्टर्स में कंडक्टेंस के लिए, इसलिए इनको आयनिक कंडक्टेंस भी हम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पर मेटालिक जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं उनको छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंसी देखनी है बेटा। सो इलेक्ट्रोलाइट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू द मेन कैटेगरी एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। और बेसिस की बात करें तो NaOH, KOH एट्सेट्रा। और जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और वेयर एज अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया एट्सेट्रा, ये सब आपके वीक कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें जैसे HCl है, तो जितने भी हम मॉलिक्यूल HCl के लेते हैं तो वो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं, जिससे सारे के सारे मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं, जिससे नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन के अंदर आपके मैक्सिमम होंगे, जिससे कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या स्ट्रॉन्ग कोई भी कंडक्टर है तो वो बहुत अच्छी कंडक्टिविटी शो करेगा। और अगर कोई हमारे पास इस वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं, तो ये बहुत ही वीकली आयनाइज होगा, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस होंगे जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे उसके आयनाइजेशन को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को स्ट्रॉन्ग सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, आयनाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से, जिससे कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में नंबर ऑफ आयंस कम होंगे और कंडक्टेंस कम होगी। कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं जैसे शुगर, यूरिया, ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनका आयनाइजेशन नहीं होता। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सबसे पहला है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सबसे पहले तो यही मैटर करता है। स्ट्रॉन्ग ज़्यादा करते हैं, वीक कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें साइज़ की, अगर बात करें तो ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन, तो उसकी मूवमेंट कम होगा, जिससे कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो छोटे आयंस होते हैं नॉर्मली वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनका फ्लो ज़्यादा होता है। बात करें नेचर ऑफ द सॉल्वेंट की या विस्कोसिटी की, अब हमारे पास जो कंपाउंड है वो पोलर है या नॉन पोलर है, इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर वो पोलर होगा तो उसका आयनाइजेशन होगा, आयन प्रोड्यूस होंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और अगर वो नॉन पोलर है तो उसका आयनाइजेशन नहीं होगा, जिससे कंडक्टेंस भी बहुत लो रहेगी। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो भी बहुत मैटर करती है कंडक्टेंस के लिए। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेशन लो होगी तो आयनाइजेशन पर कम आपके आयंस प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से आपकी कंडक्टिविटी कम होगी। नेक्स्ट आपका फैक्टर है टेम्परेचर। किसी भी इस इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वहाँ पर आयनाइजेशन बढ़ जाता है, जिससे कंडक्टेंस भी
ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल हो गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, जैसा कि हमने 11th क्लास के अंदर डिस्कस भी कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ पर कई बार एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का। तो वैसे तो ये सब वही है जो मैंने पीछे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट एनी डिकम्पोजिशन, मेटालिक कंडक्टर के केस में, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि वो आयनाइजेशन होता है। दूसरा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टेंस में, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ आयंस, यानी कि जो मूवमेंट्स ऑफ आयन होंगे वो मैटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, मेटालिक कंडक्टर में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे कंडक्टिविटी घटेगी, जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ने पर आयंस का डिसोसिएशन ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और कंडक्टेंस वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आपका नंबर 4, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है मेटल्स के अंदर वो कर्नल्स के वाइब्रेट होने पर होता है, जबकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा आपका वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन से होगा, यानी कि जो सेम तरह के आयंस होंगे वो रेपल करेंगे एक दूसरे को। तो ये आपका डिफरेंस हो जाता है मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है या कंडक्टेंस होता है उसको हम देखेंगे, उसके डेरिवेशन और कुछ फॉर्मूले देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। तो एवरी सब्सिस्टेंस ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल एक्सटेंट एंड लार्ज एक्सटेंट। तो वो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, उसको ओम लॉ की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हर एक सब्सिस्टेंस में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो पर्टिकुलर सब्सिस्टेंसेस के अंदर वो रेजिस्टेंस कितना होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसको हम ओम लॉ के ज़रिए पढ़ते हैं। ओम लॉ हमें बताता है if to the end of the conductor is applied a voltage E and current I flow through it, then the resistance R of the conductor will be R is equal to E upon I, यानी कि R is equals to E upon I। ये है यहाँ पर, ये आपका वोल्टेज E है, यहाँ पर एम्पियर ये करंट है, तो इसका जो रेशो होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पर ये दिया हुआ भी है। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वोल्टेज को हम वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को हम एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो रेजिस्टेंस को हम सीधा एसआई बेस यूनिट ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कई बार वो रिलेशन पूछ लेता है, ओम इज इक्वल्स टू होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड का क्यूब एंड एम्पियर स्क्वायर। अब ये यूनिट कहाँ से आई वो आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसे ओम इज इक्वल्स टू वोल्ट अपॉन एम्पियर से ये आपकी यूनिट डेराइव होती है। तो इसको आप देख लीजिएगा आराम से। तो बेसिकली जो हमारा ओम लॉ है वो यही है कि तो रेजिस्टेंस इज विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड एम्पियर करंट। अब बात करते हैं हम कंडक्टेंस की। तो द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसको यूजुअली हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/R। अब देखिए किसी भी सब्सिस्टेंस के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो कंडक्टेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और दूसरा होता है रेजिस्टेंस जो रेजिस्ट करेगा कंडक्टर को। तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं और एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो ये सब कुछ भी सेम ही है। तो अब जैसा कि ये रेसिप्रोकल है उसका रेजिस्टेंस का, तो इसका यूनिट होगी वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगी इसकी यूनिट की। तो ओम इनवर्स या मोज या सीमन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो आपकी कंडक्टेंस होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। अब तक हमने देखा कंडक्टेंस, अब देखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो हमने ये देखा है अक्सर कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। ठीक है, और आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी R प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर फिर हम एक इन्वर्स वो लेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R इज इक्वल्स टू रो, ये P के जैसा दिखने वाला है, L/A। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ भी है, आप देख सकते हैं। तो ये जो आपका कांस्टेंट लिया हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या सिंपली
रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अगर हमने किसी भी कंडक्टर के अंदर उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर ली है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, तो जो आर की वैल्यू है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगी रो के, यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। यहाँ डेफिनेशन भी दी हुई है, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम बात करें इसके रेसिप्रोकल की, तो जो रेसिप्रोकल होता है या जो इन्वर्सली क्वांटिटी होती है रेजिस्टेंस की, वो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी या कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो बेटा हमने यहाँ पे मेन जो दो चीज़ें डिस्कस की हैं, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस को अगर स्पेसिफिक लेना है आपको तो वो रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, और अगर कंडक्टेंस को आपको लेना है स्पेसिफिक रूप में तो वो आपका कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी कंडक्टिविटी होती है उसको कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये के जैसा दिखने वाला सब जो लेटर होता है। अब जैसा हमने पहले इक्वेशन में देखा, आर इज इक्वल टू यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस के, इसी तरह से जो स्पेसिफिक या जो रेसिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी के भी इसी तरह से वो हो जाएगी। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम चीज़ों को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है हमारा। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/g, और जो रो हो जाएगा वो 1/k है, और L/A ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में। तो जो आपकी मेन इक्वेशन निकल के आती है वो आती है कापा इज इक्वल्स टू G मल्टीप्लाई L/A। कापा यहाँ पर कंडक्टिविटी है, G यहाँ पर कंडक्टेंस है, L आपके लेंथ है कंडक्टर का, और ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ पर इसको डिफाइन भी किया है, conductivity of a solution is defined as the conductance of a solution of 1 centimeter length and having 1 centimeter square as the area of क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, इसी तरह से जो रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसका उल्टा हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसकी यूनिट अगर हम कैलकुलेट करें रो की, तो वो ऐसे आ जाएगी ओम सेंटीमीटर या ओम सेंटीमीटर, या आप ऐसे इक्वेशन में दे सकते हैं। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करें तो ये हो जाएगा सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ओम का और जो सीमन है उसी का डिफरेंस है, यहाँ पर ओम आ जाएगा, यहाँ पर ओम इनवर्स आ जाएगा, और ओम इनवर्स को ही हम सीमन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ मेटल्स की कंडक्टिविटी दी हुई है, आप उनको देख सकते हैं, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। ये ऊपर वाली दो आपके मेटालिक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंडक्टिविटी है, और नीचे ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की है। तो कौन से एलिमेंट की कौन सी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये भी एक तरह की कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशंस की, जो डिपेंड करती है उसकी नॉर्मेलिटी के ऊपर। ठीक है, हमने 11th क्लास के अंदर नॉर्मेलिटी पढ़ा है, और प्रैक्टिकली बेस भी हमने ये देखा है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसी नॉर्मल सब्सटेंस की जो कंडक्टेंस होगी उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे। ध्यान से देखिए आप, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए डाइल्यूशन वे इज डिनोटेड defined as a conductance of all the ions produced from the 1 gram equivalent of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution। जब उनके बीच डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की हो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा हो, इसको लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा आपको पता है कि जो आपकी नॉर्मेलिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वो भी सॉल्यूशन के अंदर लीटर के अंदर, है ना। तो हम यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट देखेंगे, तो किसी भी सब्सटेंसेस के 1 नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उनके द्वारा जितने भी आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, उनके से होने वाली कंडक्टिविटी आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाती है। इसको लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमने जैसा कि आपको बताया कि ये ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, यानी कि नॉर्मल है, तो हम उसको ऐसे, उसका वॉल्यूम हम ऐसे कर देंगे। तो आपका लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा C यानी कि कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई 100 अपॉन C इक्विवेलेंट, या कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, सीधा सीधा ही आ जाएगा। इसकी यूनिट की बात करें तो कापा मल्टीप्लाई V है, तो कापा आपका ओम इनवर्स हो जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, और वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट में आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर
ग्राम इक्विवेलेंट दी हुई है यहाँ पर, आप इनको देख सकते हैं। चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे आप मीटर में ले लीजिए सीमेन, चाहे आप यहाँ पर ऐसे ले लीजिए। अब इसका बिल्कुल अपोजिट आप देख सकते हैं, दूसरा अपोजिट होता है मोलर कंडक्टिविटी। तो जैसे एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नॉर्मेलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, इसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 हो और उनसे जितने भी आयन प्रोड्यूस होंगे उनसे होने वाली कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। डेफिनेशन दी हुई भी है। जब जो आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है और इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसे हमने ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर देखा, हम नॉर्मेलिटी को वहाँ पर मोलैरिटी से चेंज कर देंगे और फॉर्मूला भी इसका बिल्कुल सेम हो जाएगा। आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला वहाँ पर निकल के आ रहा था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हम उसको पर मोल इनवर्स कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम है बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें देखी हैं बेटा वो सारी एक दूसरे से अपोजिट होती है। जैसे रेजिस्टेंस अपोजिट होता है कंडक्टिविटी के, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका या रेसिस्टिविटी अपोजिट होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, या इसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं। फिर हमने ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखा और फिर मोलर कंडक्टिविटी देखा। तो ये 6 चीज़ें हैं और ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो भी चीज़ें हमने देखी। If specific conductivity of N/50 KCl solution at 298 Kelvin is 0.002765 ohm inverse centimeter inverse and resistance of a cell containing this solution is 100 ohm, तो सेल कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो ये फार्मूला कुछ अलग निकल के आया है। बेसिकली जो फार्मूला होता है वो होता है सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो यहाँ पे सॉल्यूशन में दी है, लेकिन उसके साथ रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पर ऑब्जर्व कंडक्टेंस नहीं दिया है। तो ऑब्जर्व कंडक्टेंस आपकी जो ऑब्जर्व रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपका सीधा सीधा फार्मूला ये हो जाएगा। अब यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है और ऑब्जर्व रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो ओम से ओम कट जाएगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स 0.2765 सेंटीमीटर इनवर्स इसका यहाँ पर सेल कांस्टेंट आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका है प्रॉब्लम नंबर 2, 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट प्लेस बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन्स 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ें जाननी होंगी। पहले सेल कांस्टेंट जानना होगा, कंडक्टेंस जानना होगा, क्योंकि आपने देखा वहाँ पर फॉर्मूला। तो लेंथ आपकी 2 सेंटीमीटर है, एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, रेजिस्टेंस 25 ओम दिया हुआ है। तो कंडक्टेंस अगर हम उसका निकालना चाहें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा कंडक्टिविटी का, रेजिस्टेंस का, तो 1/25 ओम इनवर्स हो जाएगा। और सेल कांस्टेंट की बात करें तो L/A, लेंथ 2 सेंटीमीटर दी हुई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1/2 इनवर्स सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 2 चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला जैसा कि हमने पहले वाले न्यूमेरिकल में देखा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि कापा इज इक्वल्स टू होता है ऑब्जर्व कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट। तो ये आपके ऑब्जर्व कंडक्टेंस हो गई और ये आपका सेल कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका 0.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कापा आ जाएगा। अब जो मेन वाला फार्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए वो लगाइए। लैम्डा इक्विवेलेंस इक्वल्स टू कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन 0.5 नॉर्मल है, तो सी की जगह हम वहाँ पर वो रखेंगे। कापा यहाँ पर हम रखेंगे 0.02 ओम इनवर्स, जैसा कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आपका ये कट कटाकर 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा, या 40 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ ए डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायमीटर दिया है and his length 50 centimeter is 5.55 into 10 की पावर 3 ओम। कैलकुलेट रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो एक ही न्यूमेरिकल के अंदर तीनों चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो पहले सबसे पहले रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसका इतना दिया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका यहाँ पर डायमीटर दिया है, तो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो पाई आर स्क्वायर लगाकर पाई की वैल्यू रखेंगे और आर जो डायमीटर दिया है वो आधा हो जाएगा। भाई 1 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, तो उसका रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो
785 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। लेंथ उसकी दी हुई 50 सेंटीमीटर। तो फार्मूला लगाइए। फार्मूला आपका होता है रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन एल। इसको रीअरेंज करके तो वैल्यूज को रखिएगा तो ये आपका आ जाएगा 87.135 ओम सेंटीमीटर, या आप इसको कह सकते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा उसने पूछा है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कापा इज इक्वल्स टू होता है 1/रो, यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट। तो हमने यहाँ पर रेसिस्टिविटी कैलकुलेट कर लिया है, उसको 1 करके दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आपकी आ जाएगी कंडक्टिविटी। तीसरी इसने चीज़ पूछी है यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको फार्मूला जानते हैं आप, तो हमने पहले कापा यहाँ पर रख दिया जैसे कि हमने कैलकुलेट किया। मोलैरिटी इसने सॉल्यूशन में दी हुई है तो ये आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल्स होंगे। आगे जो न्यूमेरिकल नंबर 4 दिया हुआ है उसका ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, और उसके अलावा दूसरे न्यूमेरिकल्स भी आपको एनसीईआरटी की बुक में या रेफरेंस की बुक में मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपकी वीडियो आज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो आपके क्लासमेट्स हैं या जो ज़रूरतमंद हैं उन तक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। और एक प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें क्लास 12th की ट्यूटोरियल वीडियोज़ मिल जाएगी आपको अलग अलग लेक्चर्स की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। नाउ दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद इनाम टेकिंग साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।